इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट वाइडनिंग के बाद ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा ऑब्जेक्ट वाइडनिंग का कैसे होती है, कास्टिंग कब करना होती है, सब क्लास के ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास में कॉपी कर सकते हैं, ये सारे कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। अब हमें समझना है कि जब हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास में कॉपी करते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बिहेवियर आता है, कास्टिंग करने के बाद या वाइडनिंग करने के बाद। तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्लास ए, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x, एक फंक्शन लिखा void m1, इस फंक्शन में कुछ xyz कोड लिख दिया, फिर इसकी सब क्लास लिखी, इसमें इसके खुद के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, उसमें कुछ p q r कोड लिख दिया। ये हमने क्लास बना ली। दो क्लासेस हैं हमारी, क्लास ए और क्लास बी। बी एक्सटेंड से है, मतलब बी में ए के सभी मेंबर्स हैं, मतलब ये एक्स इनहेरिट होकर यहाँ पर है और m1 इनहेरिट होकर यहाँ पर है, मतलब बी की मेमोरी में x, m1, d और m2 दोनों हैं। तो ये दो और ये दो, चार चीज़ें बी की मेमोरी में और ए की मेमोरी में x और m1 ही है। अभी अगर नॉर्मल सिनेरियो देखें हम, तो हम अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ए इज इक्वल टू न्यू ए, तो ए से हम क्या क्या कर सकते हैं, a डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 a डॉट m1। ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट ए क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर सकता है। तो ए क्लास के ऑब्जेक्ट ने ए क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर लिए, a डॉट एक्स और a डॉट m1। फिर बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बी क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी, ये हमने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो सब क्लास की मेमोरी में क्या होता है, सब क्लास की मेमोरी अगर हम बनाएंगे तो उसमें इनहेरिटेंस से x इनहेरिट होकर आया है, m1 इनहेरिट होकर आया है, d खुद का ही है और m2 भी खुद का है। तो b की मेमोरी में ये सब है। तो b की मेमोरी में अगर ये सब है तो b से हम ये सारी चीज़ें कॉल कर सकते हैं। मतलब हम b डॉट एक्स इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, b डॉट m1 कॉल हो सकता है, b डॉट d इज इक्वल टू 4.4 लिख सकते हैं और b डॉट m2 कॉल कर सकते हैं। मतलब b के ऑब्जेक्ट से b की मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं, a के ऑब्जेक्ट से a की मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं। बी सब क्लास है तो उसमें सुपर क्लास के मेंबर भी हैं, आ गए हैं, उनको भी एक्सेस कर रहे हैं और खुद के मेंबर भी एक्सेस कर रहे हैं। ये नॉर्मल सिनेरियो है कि सब क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर भी कॉल कर रहा है और सुपर क्लास के मेंबर्स भी कॉल कर रहे हैं। अब जब हमने जो कंसेप्ट समझा कि हम ऑब्जेक्ट वाइडनिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट वाइडनिंग कर सकते हैं मतलब ए क्लास का ऑब्जेक्ट में बी क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। ए इक्वल टू बी कमांड वैलिड कमांड है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में कॉपी होता है, ये वाइडनिंग है, ये ऑटोमेटिक होती है। तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास में कॉपी किया जा सकता है। बी सब क्लास है तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास ए है तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट सब क्लास के ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास में कॉपी किया जा सकता है। अब ये हो गया, ए क्लास की जो मेमोरी थी उस मेमोरी में x और m1 था, बी क्लास की मेमोरी में इनहेरिटेंस x है, m1 है, d और m2 है। अब ये लाइन चली, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट अपने मेंबर्स कॉल कर रहा है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट अपने मेंबर्स कॉल कर रहा है। कंपाइलर का व्यू और रन टाइम एनवायरनमेंट का व्यू, दोनों व्यू डिफरेंट होते हैं। कंपाइलर सिंटेक्स देख के कंपाइल करता है और रन टाइम एक्चुअल मेमोरीज जब चेंज हो जाएंगी उसके बाद मेमोरी में क्या मिलेगा उसके बेसिस पे काम करता है। तो अगर हमने लिखा a इक्वल टू बी, मतलब b का एड्रेस a में कॉपी कर दो, तो b का एड्रेस a में कॉपी कर दो तो b का एड्रेस ये है। अगर ये एड्रेस में a में कॉपी कर दूंगा तो a अपनी मेमोरी को छोड़ के इस मेमोरी पे आ जाएगा। b इक्वल टू a, b का एड्रेस a में कॉपी हो गया, तो b का एड्रेस a में कॉपी हो गया तो b के एड्रेस पे a आ गया, मतलब a इस मेमोरी को शेयर करने लगा। तो क्या ऐसा लिखने के बाद a डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, a डॉट m1 लिख सकते हैं, a डॉट d इज इक्वल टू 4.5, a डॉट m2, ये पॉसिबल है कि नहीं ये समझना है हमको। तो कंपाइलर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अलग होती हैं और रन टाइम इन्वायरमेंट का व्यू अलग होता है। अगर हम रन टाइम के अकॉर्डिंग समझें तो b असाइंस टू a, b का एड्रेस a में कॉपी कर दीजिए, तो b का एड्रेस ये वाली मेमोरी है, अगर इस मेमोरी का एड्रेस a को कॉपी कर देंगे तो a अपनी मेमोरी छोड़ के b में आ जाएगा, इस मेमोरी में पॉइंट कर जाएगा। तो इसका मतलब तो यही होता है कि b का एड्रेस a में रख दीजिए तो b के पास जो मेमोरी है वो a को असाइन कर दीजिए। तो b के पास ये मेमोरी थी, इसको a को असाइन कर दिया। अब उस अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो a इस मेमोरी पे आ गया, इसमें x है, m1 है, d है, m2 सब है, तो ये सारे चलने चाहिए।
लेकिन कंपाइलर ये सब कब होगा, मेमोरी बनेगी कब, जब प्रोग्राम रन होने लगेगा। रन टाइम इन्वायरमेंट पे मेमोरी बनती है, ये लाइन चलेगी, मेमोरी में चेंजेस होंगे, ये सब रन टाइम पे होगा, कंपाइल टाइम पे नहीं होगा। तो कंपाइलर का व्यू क्या होता है, कंपाइलर कैसे चेक करता है, कंपाइलर देखा ए इक्वल टू न्यू है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाना अलाउड है। ए क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या हो सकता है, ए के मेंबर्स कॉल हो सकते हैं, मेंबर्स कौन है, एक्स और m1, तो ये दोनों कमांड सही है। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, बी एक्सटेंड से लिखा हुआ है, तो बी से क्या क्या कॉल हो सकता है, एक्स m1 d m2, तो ये उसके अकॉर्डिंगली वैलिड है, तो सिंटेक्स वाइज सब सही चल रहा है। फिर ये वाली लाइन लिखी हमने, तो यहाँ देखता है सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में साइन हो रहा है क्या, हाँ सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में साइन हो रहा है, इसका मतलब ये कमांड भी सही है। अब वो इस लाइन पे अभी सिर्फ उसने सिंटेक्स देखा है कि हाँ सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में कॉपी हो सकता है, तो ये कमांड सही है। अभी ना तो मेमोरी बनी है, ना ही मेमोरी चेंज हुई है, कुछ भी हुआ नहीं है, कंपाइल ही हुआ है, कंपाइल हो रहा है कोड। ए डॉट एक्स, ए क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्स एक्सेस हो सकता है क्या, ए किस क्लास का है, कैपिटल ए में जाके देखो एक्स है क्या, हाँ है, ये वैलिड है। ए डॉट m1, क्या ए क्लास में m1 है वैलिड है। ए डॉट डी, ए क्या है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट, ए क्लास के ऑब्जेक्ट से डी एक्सेस करने जा रहा है, ए क्लास में डी नहीं है, कंपाइलेशन एरर। ए क्लास में m2 भी नहीं है, कंपाइलेशन एरर। मतलब कंपाइलर टाइप देख के काम कर रहा है, उसने देखा स्मॉल ए किस टाइप का है, कैपिटल ए टाइप का, तो कैपिटल ए टाइप में कौन कौन है, एक्स और m1, तो एक्स और m1 कॉल कर सकते हो। कैपिटल ए के अंदर कैपिटल ए टाइप मतलब क्लास ए में डी और m2 नहीं है, इसलिए नहीं कॉल कर सकते। तो ये लाइनें कंपाइल नहीं हुई, अगर ये कंपाइल हो जाती तो रन टाइम इन्वायरमेंट में ए उस मेमोरी पे जा चुका था जहाँ पे डी और m2 होता है, पर ये कोड कंपाइल ही नहीं होगा। मतलब ऑब्जेक्ट वाइडनिंग के बाद भी ए सिर्फ एक्स और m1 को ही कॉल कर रहा है, उससे डी और m2 कॉल नहीं हो रहे। तो एक्स और m1 तो वो पहले भी कॉल कर रहा था, मतलब हम ये लाइन नहीं भी लिखते तो भी वो ए डॉट एक्स और ए डॉट m1 तो कर ही रहा था ए क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट जब एक्स और m1 कॉल कर रहा था, हमने ए इक्वल टू बी लिख दिया, ऑब्जेक्ट वाइडन भी कर लिया, उसके बाद भी वो एक्स और m1 को ही कॉल कर रहा है। तो इस कमांड का बेनिफिट क्या है, ये कमांड हम लिखते ही क्यों हैं, ऑब्जेक्ट वाइडनिंग क्यों की जाती है। अभी तक इस सिचुएशन में हमको कहीं पे भी कुछ भी यूजफुलनेस नहीं दिखी। एक क्लास से एक्स और ए क्लास का ऑब्जेक्ट एक्स और m1 कॉल करता था, पहले भी करता था, ए इक्वल टू बी के बाद भी कर रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ। तो फिर इसका बेनिफिट हमको तब देखने को मिलेगा जब हम बी क्लास में ए क्लास के कोई वेरिएबल्स या फंक्शंस को ओवरराइड करें, रीडिफाइन करें। यहाँ पे मैं एक्स वेरिएबल अगर फिर से डिफाइन कर दूँ तो हम बेनिफिट देख सकते हैं, या m1 मेथड यहाँ पे ओवरराइड कर दूँ तब हमको एक बेनिफिट दिख सकता है। अपन इसमें क्या करते हैं, बी क्लास में हम m1 मेथड ओवरराइड कर देते हैं, रिटर्न टाइप सेम, नाम सेम, पैरामीटर सेम, अंदर कमांड्स बदल दी, वहाँ पे XYZ कमांड लिखी थी, हमने यहाँ पे RST कमांड लिख दी, कुछ नई कमांड्स लिख दी। ठीक है, तो अब हमारा कोड ऐसा हो गया है कि अब m1 मेथड यहाँ पे ओवरराइड हुआ है। मेमोरी वाइज कुछ भी चेंज नहीं होगा, ए क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, ए क्लास की मेमोरी में x और m1 होगा, ठीक है। बी क्लास की मेमोरी में क्या होगा, इनहेरिटेंस से x होगा, m1 ओवरराइड हो गया है, d m1 m2, m1 अब की बार उसका खुद का हो जाएगा, इनहेरिट होके नहीं आएगा। तो बी की मेमोरी में m1 कौन सा वाला होगा, RST वाला, और ए की मेमोरी में m1 XYZ वाला। तो ये तो ओवरराइडिंग की वजह से हो गया कि बी की मेमोरी में m1 इनहेरिट होके नहीं आया, खुद का m1 है, RST वाला इम्प्लीमेंटेशन, डी खुद का ही है, m2 भी खुद का ही है। तो मेमोरी वाइज तो वही है x m1 d m2, पर m1 बी क्लास वाला है। बी से x हो सकता है, बी से m1 हो सकता है, बी से d हो सकता है, बी से m2 हो सकता है। डिफरेंस क्या होगा, a से m1 कॉल करोगे तो यहाँ पे XYZ इम्प्लीमेंटेशन आएगा, b से m1 कॉल करोगे तो यहाँ पे RST इम्प्लीमेंटेशन आएगा। a डॉट m1 वो XYZ कोड चला और b डॉट m1 RST कोड चला, ये डिफरेंस है, बाकी सब अपने अपने मेथड कॉल कर रहे हैं। अब हमको फिर से समझना है कि ये a इक्वल टू बी कमांड का फ़ायदा अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपाइलर को तो फिर से वही है कि टाइप देख के कंपाइल करेगा, इन दोनों लाइनों को कंपाइल करेगा ही नहीं। ए डॉट एक्स और ए डॉट m1 हो सकता है, ए डॉट m1 कॉल करते थे तो XYZ इम्प्लीमेंटेशन आता था। कंपाइलर ने जब इन लाइनों को कंपाइल किया था, ए डॉट एक्स, ए क्या है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट, तो जाके देखो ए क्लास में m1 एक्स है क्या है, कंपाइल। ए डॉट m1 ए कैपिटल ए टाइप का है, तो जाओ ए क्लास में देखो m1 है क्या, हाँ है, एक्स, उसमें XYZ कोड भी लिखा है, मतलब इस मेथड को देख के उसने ये लाइन कंपाइल कर दी थी।
लेकिन अब प्रोग्राम रन हो रहा है ए डॉट एम वन एक्स वाई जेड चल गया, बी डॉट एम वन आर एस टी चल गया, बी डॉट डी ये सब चल गया। अब ये लाइन चली ए इक्वल टू बी, तो बी का ऑब्जेक्ट ए में कॉपी हो गया, मतलब बी की मेमोरी का एड्रेस ए में आ गया, तो बी की मेमोरी का एड्रेस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगर हम ए डॉट एक्स लिखते हैं तो एक्स यहाँ से आएगा, ए डॉट एम वन लिखते हैं तो एम वन यहाँ से आएगा, और अब की बार एम वन में आर एस टी कोड चलेगा। मतलब क्या हो गया, सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट ने सब क्लास वाला मेथड कॉल कर दिया। ए डॉट एम वन आर एस टी कोड चला है, और किसने कॉल किया, ए क्लास ने। सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट ने सब क्लास वाला मेथड कॉल कर दिया। नॉर्मली क्या हो रहा था, सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर सकता था, बी क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास का एक्सेस कर रहा था। लेकिन ऑब्जेक्ट वाइडनिंग के बाद हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट वाइडनिंग के बाद जो हमारा सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो उस मेथड को कॉल करने लगा जो ओवरराइड हुआ था बी क्लास में, मतलब लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कॉल कर दिया। पहले ये इम्प्लीमेंटेशन था, सब क्लास ने एक नया इम्प्लीमेंटेशन दिया, तो हमने ऑब्जेक्ट वाइडनिंग करके सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट से वो वाला मेथड कॉल कर लिया। तो ऑब्जेक्ट वाइडनिंग में हमको डिफरेंस कब दिखेगा, जब हम इस तरीके का ओवरराइडिंग कर रहे हैं, तब हमको दिखेगा ए डॉट एम वन कौन सा कॉल हो गया, सब क्लास वाला। ऐसे ही अगर एक्स वेरिएबल यहाँ लिखा होता तो वो इनहेरिटेंस वाला नहीं कॉल करता, इसका वाला वेरिएबल कॉल कर लेता। लेकिन कंपाइलर तो उसको देख के कंपाइल करता, रन टाइम में वो यहाँ से उठा लेता। तो रन टाइम का व्यू अलग होता है, कंपाइलेशन का व्यू अलग होता है। कंपाइलर सिर्फ सिंटेक्स पे काम करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट मेमोरी पे काम करता है। इस लाइन के बाद एक ही ऑब्जेक्ट की मेमोरी चेंज हो चुकी है, वो इस मेमोरी पे आ चुका है। तो जब M1 कॉल करेंगे तो इस मेमोरी में से एड्रेस उठाएगा और ये कॉल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट वाइडनिंग तब तक हम उसका बेनिफिट नहीं देख पाएंगे, उसका डिफरेंस नहीं देख पाएंगे जब तक हम मेथड ओवरराइड ना कर दें। इसी तरीके से हमको एक जो दूसरा तरीका, मतलब ए इक्वल टू बी तो हम समझ गए, अब मुझे बी इक्वल टू ए लिखना होगा। तो बी इक्वल टू ए लिखना है तो वो अपने आप नहीं चलता, सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को सब क्लास में कॉपी करते तो कास्टिंग करना पड़ती है। तो अपन इस एग्जाम्पल को ऐसे ही रहने देते हैं, इतने पोर्शन को हटाते हैं, उसकी जगह पे हम कास्टिंग करके देखते हैं। अब हम सेम सिनेरियो में ऑब्जेक्ट कास्टिंग करते हैं। तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास में रखना वाइडनिंग है, लेकिन सुपर क्लास को सब क्लास में रखना मतलब बी में हम ए असाइन करना चाहते हैं। तो अभी अपन ऐसा मान लेते हैं कि हाँ ए अपनी ही मेमोरी पे है और बी अपनी मेमोरी पे है, तो वो अपने मेंबर्स कॉल कर रहा है, बी अपने मेंबर्स कॉल कर रहा है, यहाँ तक सब सही है। लेकिन अब हम चाहते हैं ए का ऑब्जेक्ट बी में कॉपी कर दें। ए का ऑब्जेक्ट मतलब सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट सब क्लास में डाल दें, मतलब इस मेमोरी का एड्रेस इसको दे दें। तो ये अपनी बड़ी मेमोरी को छोड़ के छोटी मेमोरी पे जाने वाला है। अगर ए का एड्रेस बी में रख देंगे तो बी अपनी मेमोरी छोड़ के यहाँ आएगा, इतनी बड़ी मेमोरी छोड़ के इतनी सी मेमोरी पे आएगा। तो ये नैरोइंग है, नैरोइंग कास्टिंग से होती है। तो ए क्लास के ऑब्जेक्ट को बी में रखने के लिए टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ए को उस टाइप का बनाना पड़ेगा जिसमें स्टोर करना है, ए को बी में स्टोर करना है। बी का टाइप क्या होता है, कैपिटल बी। तो ए को पहले बी टाइप का बना लो, फिर बी में स्टोर होगा वो। तो ये टाइप कास्टिंग है। तो सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को सब क्लास में रखना है तो आपको कास्टिंग करके रखना है। ये सब रन टाइम की बातें हैं। कंपाइल टाइम पे देखो क्या होगा। अगर मैं लिखूंगा बी डॉट एक्स इज इक्वल टू 10, कंपाइलर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बी क्लास की मेमोरी में एक्स होता है, इनहेरिटेंस के कारण आता है, ठीक है। बी डॉट डी इज इक्वल टू 9.9 लिखें, बी क्लास की मेमोरी में डी होता है तो बी डॉट डी हो सकता है। कंपाइलर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बी डॉट M1 कॉल करने में भी कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है, और बी डॉट M2 को कॉल करने से भी, क्योंकि वो बी किस क्लास का है, बी जो है वो कैपिटल बी का है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो बी डॉट एक्स, यहाँ पे एक्स दिखेगा, इनहेरिटेंस से आ रहा है, ठीक है। बी डॉट डी खुद का है, ठीक है। बी डॉट M1 खुद का है, वहाँ भी ठीक है। बी डॉट M2 ये रहा, तो सब मिल रहा है उसको, कंपाइलर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ तक तो हम फिर भी समझते सेम ही है। ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना है वो अपने मेंबर कॉल कर रहा है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है वो अपने मेंबर कॉल कर रहा है, ठीक है। अब हम इस कमांड को चलाते हैं। इस कमांड का मतलब है ए का एड्रेस फोर्सफुली बी में रख दीजिए। ए में जो कुछ है, ए में क्या है, ए में इस मेमोरी का एड्रेस है, इस मेमोरी का एड्रेस बी में कॉपी कर। तो बी में अगर मैं ये वाला एड्रेस कॉपी करूँगा तो वो अपना पुराना एड्रेस छोड़ के नए एड्रेस पे चला जाएगा। तो बी ऑब्जेक्ट अब ए के एड्रेस पे चला गया क्योंकि आपने ए का एड्रेस बी में कॉपी कर दिया, तो बी वहाँ चला गया। तो कंपाइल टाइम तक तो ठीक था, रन टाइम पे जब ये लाइन चली तब बी उस मेमोरी को पॉइंट करने लगे। अब क्योंकि बी उस मेमोरी पर चला गया, बी डॉट एक्स वो वहाँ पे 10 चल गई लाइन। बी डॉट डी
अब बी उस मेमोरी पर जा चुका है जहाँ डी है ही नहीं। ये लाइन चल ही नहीं सकती। रन टाइम में एरर है, कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया पर रन टाइम में ये लाइन एरर दे देगी, क्योंकि बी ऐसी मेमोरी पर जा चुका है जहाँ डी नहीं है। b.m1 लाइन चलाएंगे तो बी क्लास से m1 xyz कॉल चलेगा, ये चल जाएगा, लेकिन xyz इम्प्लीमेंटेशन आएगा वो चलेगा। b.m2 इस मेमोरी में m2 है ही नहीं, रन टाइम में एरर है, तो ये दोनों लाइन अगर हटा के चलाएंगे तभी ये कोड चलेगा। इनको लिखेंगे तो रन कंपाइल तो हो जाएगा कोड, लेकिन रन नहीं होगा रन टाइम में। इन लाइन्स पे इस लाइन पर अटक जाएगा, इसको हटाएंगे तो इस लाइन पर अटक जाएगा और ये कोड चलेगा नहीं, क्योंकि बी उस मेमोरी पर जा चुका है जहाँ पे सिर्फ x और m1 है। तो अगर हमने कास्टिंग कर दी है तो इस ऑब्जेक्ट से सिर्फ वही मेंबर्स कॉल कर सकते हैं जो इसमें है, क्योंकि आपने ये वाली मेमोरी का एड्रेस इसमें डाल दिया है। तो बी अब उस मेमोरी पर जा चुका है जिस मेमोरी में x और m1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो बी से इस लाइन के बाद x और m1 ही कॉल करना चाहिए। अगर आप दूसरों को कॉल करेंगे तो कंपाइलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, रन टाइम में प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, क्योंकि कंपाइलर देखेगा स्मॉल बी टाइप का है और बी टाइप में डी होता है, तो वो कंपाइल करेगा, क्योंकि कंपाइलर सिंटेक्स देख के कंपाइल कर रहा है। रन टाइम इन्वायरमेंट पे कुछ और ही हो गया है, बी उस मेमोरी पर जा चुका है जहाँ डी भी नहीं है और m2 भी नहीं है, तो डी और m2 आप इन्वोक नहीं कर सकते। तो रूल क्या है, अगर आप कास्टिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट कास्टिंग करेंगे, तो जिस टाइप का ऑब्जेक्ट आपने स्टोर किया है, ए टाइप का ऑब्जेक्ट बी में स्टोर किया है, तो अब इस लाइन के बाद आप बी से सिर्फ ए टाइप के मेंबर ही कॉल करिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो कंपाइल हो जाएगा, लेकिन रन टाइम में आपका प्रोग्राम एरर आके टर्मिनेट हो जाएगा। ये बातों का हमको ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्ट वाइडनिंग के केस में क्या हुआ वो हम समझ गए, नैरोइंग के केस में क्या हुआ वो हम समझ गए, और पिछले वीडियोस में हम ये समझ चुके हैं कि वाइडनिंग कब होती है और नैरोइंग कब होती है, किस सिचुएशन को वाइडनिंग कहते हैं, किसको नैरोइंग कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कास्टिंग, वाइडनिंग, ये सब हम ऑब्जेक्ट के केस में और प्रिमिटिव के केस में, दोनों के केस में अच्छे से समझ चुके हैं।